बता दिया गया था। लोग नहीं आए और लोग नहीं भी आए। अयोध्या तो नहीं चले गए हैं। हाँ तो लास्ट में हम लोगों ने कल कर लिया था बेटा, काम कर दिए हैं। लास्ट तक जो आपका हुआ था एलसी ऑसिलेशन, ठीक। एलसी ऑसिलेशन बता दिया था, बताना था, बता दिया गया था, ठीक। एक टाइम आता है बेटा ईडी करंट, ठीक। फिलहाल जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वहाँ पर ईडी लॉस आता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसी समय, ठीक। देखो जब एक वेरिएबल को ही हम लोग क्या करेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर अप्लाई किया जाता है चेंजेबल, मतलब जो टाइम के साथ हमारा क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग किसी स्लैब से पास आउट करते हैं, ठीक, वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो उस केस में वहाँ पे क्या होगा, एक करंट डेवलप होता है, ठीक। क्या होगा आपका, उसकी वजह से आपका जो करंट डेवलप होता है ना, वो सर्कुलेट करता है। अगर वो वेरिएबल है, जैसे कोई स्लैब है, उसको इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड अगर क्या है इंटर इमेज का आ रहा है, तो उस केस में एक वेरिएबल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से आपका क्या होगा, करंट डेवलप होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलेट करता है। उसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा क्या, ईडी करंट। और इसकी वजह से एनर्जी की लॉस आपकी होती है। किसकी लॉस होती है बेटा, एनर्जी की। ह्यूज अमाउंट में एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो अपने यहाँ जो पढ़ना होता है बेटा, ट्रांसफार्मर वगैरह जो होता है ना, तो बोला जाता है ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड शीट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एक सिंगल स्लैब के फॉर्म में नहीं। जो आपका ट्रांसफार्मर का कोर होता है, पूरा ट्रांसफार्मर मेडअप ऑफ क्या, थिन लेमिनेटेड शीट्स, ठीक, नॉट ए सिंगल आयरन कोर। अगर उसकी जगह पर आप सिंगल आयरन कोर लगा दिया जाए तो बोला जाता है लॉस क्या होगा ज़्यादा, ठीक। तो उस कंडीशन में हमारा ईडी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो उसमें दो कंडीशन आपकी बनती है, तो एनर्जी लॉस होगा और ओवर हीटिंग पे उसके मेल्ट होने का भी क्या होगा, चांसेस रहते हैं। तो इसी वजह से उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, पतला लेमिनेटेड शीट आपकी होती हैं, जो आपका क्या ऊपर से एक थिन कोटिंग होती है, जिससे एक दूसरे के क्या मतलब कंडक्टिंग ना हो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, जिससे वो एक दूसरे के टच में ना हो, ठीक है। तो उस केस में उसी को रिड्यूस करने के लिए, किसको, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है। अब इससे कुछ एप्लीकेशन भी होते हैं बेटा, तो जो चीज़ें नुकसान करते हैं कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ यूज़ के भी आते हैं, उसके यूज़ भी हम लोग करते हैं। तो यूजिंग के कंडीशन में आपका होता है जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेक, जो इलेक्ट्रिक ब्रेक होता है वो भी हम इसी पर्पज़ में क्या, ट्रेन वगैरह में जो होता है, जैसे ट्रेन में अब ऐसा नहीं कि आप पुश करके उसके बाद क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक। तो वहाँ इलेक्ट्रिक ब्रेक या एयर ब्रेक या प्रेशर ब्रेक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे, ठीक है, ट्रेन वगैरह में पहले किसका, इलेक्ट्रिक ब्रेक का आपका यूज़ होता था। इसी तरह से इंडक्शन फर्नेस हो गया, एनर्जी मीटर हो गए, ये सारे इसके एप्लीकेशन के बेस पे यूज़ किए जाते हैं। तो शॉर्ट में लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लिखिएगा ईडी करंट, ई डबल डी वाई करंट, ईडी करंट लिखना। When a changing magnetic flux is, when a changing magnetic flux is, when a changing magnetic flux is applied to a bulk piece of magnetic flux is applied to a bulk piece of conducting material, to a bulk piece of conducting material, bulk piece of conducting material, then circulating current, then circulating current called eddy current, called eddy current is induced, called eddy current is induced in the material, induced in the material because the resistance of the bulk, because the resistance of the bulk conductor is
because the resistance of the bulk conductor is usually, अब बताओ बेटा, अगर बल्क कंडक्टर है कोई, वो हाई होगा उसका रेजिस्टेंस या लो। जैसे मान लो ये ले लेते हैं, सपोज दैट सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। अब इस केस में ठीक दोनों की लेंथ हमने सेम ले लिया, ठीक। तो बोला जा रहा है किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो हैवी है, लार्ज थिकनेस का एरिया क्रॉस सेक्शन है, या स्मॉल वाले का रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा किसका कम, बल्क वाले का होगा या थिनर वाले का? मोटे वाले का ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस। अच्छा, और लोग किसका ज़्यादा होगा साहब? जिसका रेजिस्टेंस मोटा होगा, एरिया मोटा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा कम, पतले तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका हुआ? पतले का ज़्यादा। अभी तो उल्टा बोल रहे थे पहले। गलत समझ पाए। आपने फार्मूला पढ़ाया था बेटा, भाई यही पढ़ा था ना, थोड़ा याद रखो भाई, उल्टा पलटा कर दोगे या तो पढ़ाया ना बेकार हो जाएगा। आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। लेंथ हमने बोला सेम मटेरियल सेम है, तो रो की वैल्यू सेम हो गई, एल सेम हो गया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? ए। अगर रो एंड एल की वैल्यू सेम है, ठीक। जो जितना बेटा थिक होगा, मोटा होगा, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी स्मॉल होगी, और रेजिस्टेंस जब स्मॉल होगा तो करंट वहाँ पे क्या करेगा? ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, लार्ज होगी। तो क्योंकि थिक हम लोग जो लेते हैं, जो स्लैब अगर आपने लिया थिक मटेरियल है, तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होने की वजह से, रेजिस्टेंस की वैल्यू लार्ज होने की वजह से, ठीक है। उस केस में वहाँ करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होने की वजह से, भाई थिक होगा तो स्मॉल हो गया, तो स्मॉल होने की वजह से आपके करंट वहाँ पे क्या होता है? एक इंड्यूस हो जाता है, जो सर्कुलेटिंग करंट जिसे कह लेते हैं, ठीक। उसी को नाम देते हैं बेटा ईडी करंट। क्या कहते थे? ईडी करंट। तो क्या लिख दिया था बेटा? बल्क कंडक्टर यूजुअली लो, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्क कंडक्टर इज यूजुअली लो। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्क कंडक्टर का होता है यूजुअली कैसा होता है? लो होता है, कम होता है। कंडक्टर इज यूजुअली लो। तो बल्क कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो यूजुअली हमारी क्या होती है? लो होती है। लिखिए लो। आगे लिखिए, ईडी करंट, ईडी करंट हैविंग लार्ज मैग्नीट्यूड, ईडी करंट हैविंग लार्ज मैग्नीट्यूड एंड हीट अप गर्म कर देता है, हीट अप द कंडक्टर, हीट अप द कंडक्टर। बेटा जब करंट ज़्यादा वहाँ से पास आउट होगा तो कंडक्टर जो होगा वो धीरे धीरे क्या होता है? हीट हो जाता है, ठीक। क्या हो जाएगा? हीटिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले बेटा फोकाल्ट, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसे फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। लिखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड फोकाल्ट करंट, FOCAULT, फोकाल्ट करंट, ड्यू टू experimental concept was given by Foucault। ठीक, ये तो आपके नॉलेज के लिए लिखा दिया गया, अदरवाइज आपको ये नहीं पूछा जाना है यहाँ पे है, ठीक। इसने फोकाल्ट ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसे फोकाल्ट करंट भी कहते हैं, ठीक। हो गया बेटा? आगे ये या वहाँ फार्मूला में संशोधन करता है, ये म्यू 0 आई बटे आई डी, आई प्लस आई डी करता है। वो तो अलग चीज़ है बेटा, आई डी वाला यही वाला आई डी करंट रहता है, वो ड्रिफ्ट की वजह से, मूवमेंट की वजह से होता है वहाँ। हाँ अलग, ठीक। लिखिएगा, नेक्स्ट आंसर और नोट कर लो। द प्रोडक्शन ऑफ ईडी करंट in a metallic block
Production of ED current in a metallic block leads to the LEADS leads to the नहीं बेटा ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए लीड्स टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट अब देखो कोई भी स्लैब है बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग उसको इनसाइड या आउटसाइड इमर्ज आउट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट आपका डेवलप होता है, ठीक है। उसी को आप नाम क्या देते हो, ईडी करंट। तो उस केस में ईडी करंट की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए उसमें बीच बीच में हम लोग क्या है, सबसे ज़्यादा तो आपके यहाँ वही जो बोला गया किसके लिए, ट्रांसफार्मर कोर के लिए, ठीक। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए लेमिनेटेड बना दिया जाता है। और जब लेमिनेटेड हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। वही थिन शीट रहेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू स्लैब के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हाई होगा। और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा हाई होगा तो करंट क्या होगा आप बता दो। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट की वैल्यू हाई या लो हो जाएगा। आप सहमत हैं आपसे? इन्होंने बोला रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाई होगी तो करंट की वैल्यू लो हो जाएगी। सही स्टेटमेंट है या गलत है? करंट भी हाई होगी, आप लो होगी, आप लो जी, हाँ जी, लो या हाई, चलिए बैठे। कितने लोग और सहमत हैं इन लोगों से, लो वालों से? भाई रेजिस्टेंस हाई होगा जी, V = IR पड़ी है, V = क्या, I × R। वोल्टेज तो हम सेम अप्लाई कर रहे हैं। अब उस केस में अगर आपको R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो करंट रिड्यूस होगा तो हीटिंग कम होगी, हीटिंग कम होगी तो उस केस में एनर्जी जो लॉसेस थे हीट के फॉर्म में वो डिक्रीज करते हैं। एक तो लॉस डिक्रीज होगा और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो भी डिवाइस है वो भी खराब होने से क्या होगा, बचे रहेगा। इसीलिए आप देखते हो कि गर्मियों के टाइम पे जब गर्मी होती है तो लोडिंग बहुत ज़्यादा हो, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में बीच बीच में क्या लाइट ट्रिप करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक। तो 15-5 मिनट के लिए काट दिया, फिर उसके बाद सप्लाई देते हैं। तो वो लोग कहते हैं बेवकूफ़ 5-5 मिनट के लिए काटते रहते हैं, एक बार आधा घंटा काटना है, बोलते हैं ना कि पता है क्या बीच बीच में काटते रहते हैं, उससे अच्छा काटना तो आधा घंटा काट लो, उसके बाद पूरा काटेंगे। तो इसलिए नहीं काटा जाता है कि वो 5 मिनट में बहुत कुछ बचा लेते हैं, ठीक। वो तो भाई 1 घंटा भी कंटिन्यू काट के बचा सकते हैं ना, बट उस ओवर हीटिंग को जो आपका वायर है, जो आपका ट्रांसफार्मर है, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे लगे हुए हैं, उनको क्या ओवर हीटिंग से खराब ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए बीच बीच में क्या करते हैं, सप्लाई को ब्रेक की जाती है। क्योंकि ठंडक में तो ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लो है तो ओवर हीटिंग होने ही नहीं पाता, वैसे ठंडा आया रहता है, ठीक। और दूसरी चीज़ें होती है, रिलेटिवली कंजम्पशन भी क्या होता है, कम होता है। भाई रिलेटिवली क्या होता है, गर्मियों के टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे अभी हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे कितने फैन लगे हुए हैं, 7 फैन लगे हुए हैं, को नहीं चलता, ठीक। अब अगर गर्मी का टाइम हो तो 7 चलते, एनर्जी उतनी कंज्यूम होती है ना, ठीक। अभी सारे के सारे बन रहे हैं क्या, LED से काम चल जा रहा है, 2, ठीक। तो उस कंडीशन में जो कंजम्पशन आपका होता है गर्मी के टाइम की तुलना में ठंडक में बहुत क्या होता है, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी लो है तो ओवर हीटिंग का कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गर्मी के टाइम पे चूँकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी हाई होता है और प्लस क्या कंजम्पशन भी हाई होता है, इसलिए ओवर हीटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद क्या करते हैं, बीच में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। गाँव सीरियल देखते कट जाता था, बहुत बीच में सब गड़बड़ कर दिया है, कहते नहीं जनरेटर लगा लो यार, इतनी साहब रखी है, चलो ठीक है। तो सीरियल उनके ना छोटे बाकी हैं, चल हो गया बेटा, तो लिख लीजिएगा, अगला पॉइंट बना लीजिए, और आगे नोट करो कैसे हम लोग वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं बेटा। जो रिडक्शन आपका होता है तो लिख लीजिएगा, द ED current can be
reduced AD current can be reduced by लेमिनेशन, लेमिनेट कर दीजिए थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके कमाल या एंड कर दो एंड स्लॉटिंग प्रोसेस, मेनली हम लोग लेमिनेशन और स्लॉटिंग प्रोसेस यूज, स्लॉटिंग मीटर SLOTTING स्लॉटिंग प्रोसेस हो गया हिंदी में सर पटने ठीक। तो उसको हम लोग लेमिनेट कर देते हैं या ठीक है स्लॉटिंग, स्लॉटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, पट्टी को ऐसे कट कर देते हैं, बीच में ब्रेक कर देते हैं जिससे आपका ईडी करंट का डेवलपमेंट ना हो पाए या बहुत कम हो पाए ठीक। तो उस केस में क्या होता है उसी को हम लोग कह देते हैं स्लॉटिंग करते हैं ठीक। तो या तो लेमिनेट कर दीजिए, जैसे मान लीजिए स्लैब है बेटा, अगर थिक स्लैब होगा तो उस केस में जो करंट डेवलप होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये पूरा स्लैब सिंगल है बेटा, पीसेस के नहीं बने हैं, सिंगल स्लैब आपका है, तो इस केस में यहाँ पे जो ईडी करंट के चांसेस होंगे, अगर हम लोग वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे ठीक है, तो उस केस में वहाँ पे ईडी करंट का डेवलपमेंट होने के चांसेस क्या होंगे, लार्ज होंगे ठीक। तो इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसे रखा जाए तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होगा, उसकी वजह से इसके मेल्टिंग के क्या हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मान लो ईडी करंट डेवलप हो रहा है ठीक। अब अगर इसको हम लोग क्या करते हैं थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लेमिनेट कर दिया जाए, क्या कर दीजिए बेटा, अगर इसको लेमिनेट कर दिया, जब लेमिनेट कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, चांसेस जो आपके होंगे पहले के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, घट जाते, रिड्यूस कर जाते हैं ठीक। अब ये सिंगल स्लैब की वजह हमने इसको क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया शीट के फॉर्म में, और वो भी लेमिनेटेड शीट्स हैं, कैसे हैं, लेमिनेटेड शीट्स हैं। जब लेमिनेटेड होंगी तो करंट की जो वैल्यू आपकी होगी ठीक, ये लेमिनेटेड जब शीट हो गई तो जो ईडी करंट हमारा डेवलप हो रहा था उसकी वैल्यू क्या होती है, वीक हो जाती है या कह लो नहीं के बराबर हो जाता है ठीक। तो लेमिनेटेड शीट होता है बहुत कम, यानी फीबल उसी कह लेते हैं, वेरी स्मॉल ठीक। तो स्मॉल अमाउंट में क्या होगा फिर डेवलपमेंट हो पाता है क्योंकि अलग अलग शीट्स बन जाती हैं, तो यहाँ पर फीबल ईडी करंट की वैल्यू जो होती है यहाँ पे एक तरह से कह लो स्ट्रॉन्ग आपका डेवलप हो रहा है, उतना ही फील्ड यहाँ पे अप्लाई करने से कैसा हो जाता है, जब लेमिनेटेड शीट है लेमिनेटेड शीट्स यूज करोगे बेटा तो ये चीज़ें जो होती थी रिड्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है आपकी, रिड्यूस हो जाती है। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया क्या, कैसे हम लोग ने लेमिनेट करके उसको रिड्यूस कर लिया। और दूसरा जब हम लोग क्या कहते हैं किसका, स्लॉटिंग करते हैं, स्लॉटिंग में हम लोग स्लैब को कट कर देते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे कट कर दिया जाता है ठीक। ये पूरा सॉलिड इससे सभी मेल्ट भी हो जाता है। हाँ, अगर हाई टाइम लार्ज टाइम पर आप करेंगे तो मेल्ट भी कर जाता है, अगर स्ट्रांग वहाँ पे क्या है फील्ड है ठीक। तो इसी वजह से उसको अवॉइड करने के लिए ही क्या करते हैं, लाइट कट करते हैं ठीक। लेमिनेट किया तो उससे तो रिड्यूस हो गया, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूस सप्लाई दी जाती है तो भी ओवर हीटिंग होने के चांस हो जाते हैं, तो उसके इसमें सीधे थोड़ा बीच में ब्रेक कर देते हैं। आप तो लोग गाड़ी तो नहीं दोगे ना काटने वालों को, लाइट काट दिया ना सर ठीक, तो आप लोग मत दीजिए, तो मजबूरी नहीं काटेगा तो पता है कुछ घंटों के लिए कट जाएगा। सर जी ये समस्या ट्रांसफार्मर में होती है कि तारों में भी, दोनों जगहों पाई जाए। तो वैसे मेनली ट्रांसफार्मर ईडी का फैक्टर तो ट्रांसफार्मर में है, लेकिन गर्मियों में क्या वायर भी तो हीट होते हैं, वायर भी लगातार सप्लाई है तो हीट होगा तो मेल्ट करके गिर जाएगा, वो भी टूट जाएगा। वहाँ भी रहता सर, हाँ? वहाँ भी रहता है।
क्या रहता है नहीं वहाँ की कंडीशन, वो तो मैग्नेटिक फील्ड एक वायर दूसरे सराउंडिंग तो क्रिएट ही करेगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। बस अतः वहाँ पे हमारा ईडी फैक्टर का बहुत रोल नहीं होता, वहाँ पे जो होता है करंट फ्लो होने की वजह से ही हीटिंग आपकी हो रही है H/2 से, ठीक। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, सर जी वहाँ क्या लिखा गया है? हाँ लैमिनेटेड शीट फीबल, फीबल मतलब दुर्बल जिसे कहते हैं, वीक, ठीक है। हाँ FEEBLE फीबल है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल बेटा, प्लास्टिक रहेगा तो मेल्ट कर जाएगा। दूसरा होता है ना, वो हीट इंसुलेटेड होता है, मतलब गर्म होने पे भी हो, जैसे आप प्रेस का कभी एलिमेंट खोले हो, चीनी मिट्टी वाला बिल्डिंग नहीं चीनी मिट्टी नहीं रहता है, प्रेस का एलिमेंट खोले हो आपने कभी, हैं नहीं वार्निश नहीं होता यार, प्रेस का एलिमेंट खोले के भी कि नहीं, जो इलेक्ट्रिक प्रेस घर में यूज़ करते हो आप, ठीक है, उसका कभी एलिमेंट खोला है, नहीं खोले, जब खोलते होंगे तो देखो एक लेमिनेशन ऊपर रहता है, ठीक, वो हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब हीट जो हीटिंग होने से वो मेल्ट नहीं करता है। अब नॉर्मल हवा लगा दो तो मेल्ट करके सब, ठीक, तो कंडीशन आपका ऐसे मटेरियल का होता है जो हीट को उसकी वजह हीटिंग की वजह से क्या बर्न ना करे, ठीक है, और नॉन कंडक्टिव नेचर का हो, दोनों चीज़ें होती हैं। इतना छोटा छोटा बैटरी आता तोड़ते हैं जो निकलता है वो क्या रहता है, वो भी तो इसे पटलित करके लगाया। कौन सा बैटरी, कोई भी बैटरी, अरे कैसी बैटरी की बात कर रहे हैं, ये जो रिचार्जेबल वाला, उसमें वो कंडेंसर जिसे हम लोग कहते हैं ना, अभी पढ़ा था क्या चीज़, कैपेसिटर, हाँ उसी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से ही हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। आगे लिखेंगे बेटा, उसको भी बना दें स्लाटिंग वाला भी, जब स्लाटिंग बनाओगे तो कोई भी बना बेटा, मान लो एक स्लाइड टाइप का है, इसे मैग्नेटिक फील्ड में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बार बार, ठीक। तो अगर मान लो ये वेरिएबल हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हम बार बार इसको इंटर करा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक, ये फील्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, एडी करंट का डेवलपमेंट होता है, आईडी, ठीक। तो ये एडी करंट का क्या होता है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। अब इस केस में क्या करते हैं, अगर इसका हम स्लाटिंग का मतलब होता है बेटा बीच में कट कर देते हैं, जो स्लैब था हमारा ना उसको बीच में क्या कर दिया हमने, कट कर दिया इस तरह से। जब कटिंग कर देंगे, अब जो आपका जब कटिंग कर देंगे बेटा, तो अब जो आपका क्या हो रहा था, ईडी करंट का डेवलपमेंट हो रहा था, वो फीबल हो जाता है, वीक हो जाता है। तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे भी अब क्या उतना स्ट्रांग आपका यहाँ पे मैग्नेटिक क्या एडी करंट का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसी को स्लॉटिंग कहते हैं, कट कर देने को क्या कहा जाता है, स्लॉटिंग कहा जाता है, ठीक। यहाँ पे स्ट्रांग, अब स्ट्रांग कहने का मतलब है इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रांग होता है, ठीक, इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रांग होता है, अगर यहाँ पर फीबल होता है। एक स्ट्रांग हो गया, दूसरा क्या हो गया बेटा, फीबल हो गया, ठीक। इसी प्रोसेस को स्लॉटिंग कहा जाता है, क्या बोलेंगे, स्लॉटिंग कहते हैं। इसको मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करा रहे हैं, ये स्लॉटेड, स्लॉटिंग कहते हैं। अब खाली नाम लिख लीजिए एप्लीकेशन में कहाँ हम यूज़ करते हैं, बाकी वहाँ कोई रोल नहीं यूज करते हैं, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। चलो जैसे हम लोग का फ्रिक्शन पढ़ा था बेटा ना, फ्रिक्शन मेनली हमारे लिए कैसा है, यूजफुल कि हार्मफुल, फ्रिक्शन कैसा होता था हमारे लिए, फायदेमंद है नुकसानदायक, नुकसानदायक,
फायदेमंद कि नुकसानदायक? हमारे हिसाब से नुकसान है। ज़्यादा फायदा है ज़्यादा नुकसान? दोनों ज़्यादा क्या होता है? दोनों बराबर होता है? ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा फायदा ही होता है। ज़्यादा फायदा होता है। अरे साहब पंखा चल रहा है, अगर पंखे को चलाया जाए, फ्रिक्शन नहीं होता तो काफ़ी कुछ एनर्जी बचती, उसमें कौन सा फ़ायदा है? सर बचती, अगर एक बार चला देते तो चलती ही रहती। चलती रहती है, हाँ, तो क्या नुकसान होता है? घाटा होता है। काहे? ठंडी में ही अरे ठंडी में डंडा लगा के रोक देते हैं, है ना? क्या समझ रहे हैं? ठंडी में भी चलती, दौड़ते रहते तो रुकी मच मोर लॉस है, ठीक है। अब वो बात अलग है, हम लोग पढ़ते हैं क्या, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, ठीक, आवश्यक क्या है बुराई, अगर ना हो तो प्रॉपर क्या हमारा मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर उसके कोई रोल नहीं है, हमेशा निगेटिव ही निगेटिव है। जैसे आप मशीन चला रहे हो, गाड़ी ठीक है रोटेट हो रही, इंजन चल रही, तो वहाँ पे हमारा तो लॉस ही लॉस है बेटा ना, वहाँ कोई फ़ायदा तो नहीं है। हाँ, हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज़ को, तो उस केस में क्या है फ़ायदे होगा, अगर नहीं है तो हम प्रॉपर किसी डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए तो आप कह सकते हो। बट बाकी जगहों पे तो क्या है, लॉस ही हो रहा है ना भाई। अगर आपका क्या फैन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो उस केस में क्या होता, हमारी एनर्जी लॉसेस बहुत सारी बचती। ठीक है, इसी तरह से जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन में है, बाकी तो लॉस होता है, केवल लोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन चाहिए ना, बाकी जगह थोड़ी चाहिए। बट ऐसा तो है नहीं कि हमारा कार्डिंग होता है, हाँ, इसीलिए फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं डिफरेंट मेथड से, ठीक। तो वैसे ही आपका बेटा ईडी करंट जो होता है, ईडी करंट का वैसे तो लॉसेस है, ठीक है, ये लॉस होता है एनर्जी का, बट फिर भी उसको हम कई जगहों पे पॉजिटिव यूज़ में यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक। तो आपको पॉजिटिव पर्पज में यूटिलाइज कर लिया जाता है, तो लिख लीजिएगा। लेकिन इन मोस्ट ऑफ केसेज या मोस्ट ऑफ टाइम ईडी करंट आर अनडिजायरेबल। इन मोस्ट ऑफ टाइम ईडी करंट आर अनडिजायरेबल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। ईडी करंट आर अनडिजायरेबल बट they find some useful applications like, अब खाली हम लोग नाम लिख लेंगे बेटा, बाकी उसकी कहानी लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। लाइक लिखिए, पहला इलेक्ट्रिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक में बेटा जब जैसे आप ट्रेन अभी अगली बार जाइएगा जर्नी करने, तो अगर आपको कहा है कि किसी प्रेस करके हम उसको रोक पाएँ तो पॉसिबल है क्या, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस तरह से वहाँ पे हम लोग डेवलप किया जाता है कि देखो जो ट्रेन की जो व्हील्स होती हैं ना, ठीक, उसके ऊपर एक क्या लगा होता है, जैसे शूज़ लगता है आपके क्या गाड़ियों में लगता है, तो प्लास्टिक रबड़ के शू ब्रेक शू लगते हैं, वहाँ पे मेटालिक ब्रेक शू होता है बेटा। हमके जो ब्रेक होती है उसके ऊपर से कवर्ड होता है, ठीक। जब ब्रेक लगाते हैं तो वही क्या होता है उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक। तो उस कंडीशन में रोकने का काम करता है। वहाँ पे एडी करंट का भी एप्लीकेशन होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट के बेस पे भी किया जाता है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेक जो होता है ट्रेन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक ब्रेक कहाँ यूज़ करते हैं, तो मोस्टली हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे बेटा, ट्रेन वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक। दूसरा लिखिएगा, सेकेंड इंडक्शन फर्नेस, जो आजकल इंडक्शन का बहुत एप्लीकेशन है, वो भी हमारा बेस्ड होता है जूल हीटिंग इफेक्ट पे, ठीक है। और वहाँ पे भी एप्लीकेशन आपका होता है किसका एडी करंट का, ठीक है। रैपिडली वहाँ चेंज करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, उसकी वजह से आपकी हीटिंग क्या होती है वहाँ पे, ठीक है, डेवलप होती है, हीट डेवलपमेंट होता है, ठीक। अगला लिखिएगा स्पीडोमीटर, हाँ पॉइंट लिख लीजिए खाली बस। जो गाड़ियों में हम लोग स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, जो स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी एप्लीकेशन आपका होता है किसका, एडी करंट का। उसी के बेस पे स्पीडोमीटर जो होता है वो रोटेट होता है और आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है उसको डिटरमाइन करके बताता है, ठीक।
इसी तरह से लिखें एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर बेटा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आपके घरों में होती है, पुराने जो सिस्टम पे काम करते थे, आप देखो पुराना, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक आ गया ना, पहले वाले टाइम पे क्या होता था, एक ऐसे रोटेटर, किसी के घर में पुराना मीटर है अभी? पुराने टाइम वाला जो मीटर हुआ करता था है किसी के यहाँ? तो है अभी? बचा रह गया अभी? नहीं बदलाया? अच्छा निकल गया वो भी? अच्छा बड़ा लेट निकला आपने, हाँ। तो उस केस में क्या होता है, उसमें एक ऐसे व्हील्स होती थी बेटा, रोटेट होती है, अगर किसी ने देखा हो, छोटे रहे होंगे तब रहता था हम लोग क्या मतलब है। तो उस केस में वहाँ पे एक व्हील होती थी, रोटेट होती थी। जब सप्लाई आती थी, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो उसके गाड़ी में उसकी स्पीड रोटेशन की आपकी होती है। जैसे अब तो ब्लिंकिंग दिखाता है, लाइट अगर ज़्यादा लोग लगाई कोई इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ब्लिंकिंग का रेट बढ़ जाता है, तेज़ी से लाइट वहाँ पे होती है, जल्दी बुझती है, ठीक। हाँ, अब लाल हरा जो भी आपके यहाँ जलती हो, मतलब जल्दी बुझती रहती है, ठीक। तो उस कंडीशन में पहले ऐसा नहीं सिस्टम होता, पहले वहाँ पे क्या होता था, एक रोड ऐसे गिरनी टाइप की, जिसे हम लोग क्या लेते हैं, ठीक, रोटेटर होता था छोटा सा, वो रोटेट होता था, उसकी स्पीड घटते बढ़ते थी। अब अगर क्या ज़्यादा लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके में उसकी स्पीड क्या होती थी, बढ़ जाती थी, और जब क्या होता था लोड कम अप्लाई करते थे तो उसके इसमें स्पीड घट जाती थी। वो कितने नंबर आपका रोटेट हो रहा है उसकी काउंटिंग के बेस पे यूनिट हमारा इंक्रीज़ करता था, उसी के बेस पे यूनिट इंक्रीज़ करता था, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तानी बहुत होशियार हैं, उसमें भी जुगाड़ लगा लेते थे, ठीक। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, ठीक। तो वो चीज़ें आपकी जो होती थी, उसको पहले क्या होता था, ऐसे व्हील होती थी तो कुछ बहुत बुद्धिमान जो होते थे, ऊपर से ग्लास होता था, ग्लास निकल जाता था लोगों का, लगा देते थे, रुका रहता था, मतलब उसकी इतनी पावर नहीं होती है कि वो रोटेट कर जाए। अगर आपने किसी चीज़ से उसको क्या कर दिया, रोक दिया, तो ऐसे बहुत चीटिंग करते थे हिंदुस्तानी, ठीक। क्योंकि हाँ, हमारे यहाँ आधे दिमाग क्या किस में खर्च होते हैं, निगेटिव चीज़ों में। अगर हम पॉजिटिव में करें ना तो वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर जाए। जैसे होता है ना, क्या हम पड़ोसी क्या कर रहा है, हम उसको ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। वही अगर दिमाग और एनर्जी हम अपने क्या डेवलपमेंट के लिए लगाएं तो शायद वो ज़्यादा हमारा क्या हो, बेनिफिट हो, ठीक। तो कंडीशन वही रहता है, ये हर जगहों पे पाया जाता है, खाली अपने यहाँ नहीं, हर जगहों पे है, बट हिंदुस्तानियों में ज़्यादा टेंडेंसी है, ठीक है। जैसे कोई पड़ोसी पढ़ रहा है, वो पढ़ कैसे रहा है, ठीक, उसको पढ़ने मत दिया जाए। ये नहीं कि हम भी पढ़ लें, थोड़ा हम भी बढ़ जाएँ, वो नहीं सोचेंगे वो पढ़ रहा है तो हम उससे पूछ के कुछ हम भी पढ़ जाएँ, बट वो पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है, ठीक। इतना लेकिन नहीं पैसे, हाँ इतना नहीं पैसे अभी अपने बारे में सोचते भी नहीं, दूसरे बारे में यही तो प्रॉब्लम, अपने बारे में सोचते रहिए तो फिर दूसरे टेंशन ही नहीं होगा, ठीक। तो वो चीज़ें आपकी जो होती हैं, इसलिए ना एनर्जी लॉस अगर हम अपने पॉजिटिव वर्क में करें तो इम्प्रूवमेंट, दूसरे के नेगेटिव वर्क में करते हैं तो इसीलिए क्या होता है, ठीक है। चलिए फिर आप उसमें इन्वॉल्व मत होइएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ से दिखा देते हैं डिफरेंट हमारे एप्लीकेशन जो आपके होते हैं किसके, ईडी करंट के, वो क्या रोल होंगे, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, मोटर हटा दिया गया भैया, सिलेबस से मोटर हटा दिया गया है, जनरेटर में डीसी हट गई है, ठीक। एसी जनरेटर है बेटा, एसी है ना, वो भी नहीं है, पक्का देखा है, इसे चेक कर लिया जाएगा सिलेबस को, बहुत सारी चीज़ें बीच बीच से डिलीट कर दी गई बेटा। चलिए तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर, जहाँ से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, फिलहाल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुआ करती थी वो भी क्या कर दी गई, रिमूव कर दी गई बेटा, ठीक है। जिसे नहीं हटाना चाहिए था फिलहाल वो भी हटा दी गई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब क्या करोगे, क्योंकि जिन लोगों ने हटाया होगा वो 30 साल पहले पढ़े रहे होंगे, है ना। तो कंडीशन वही होता है, आज के टाइम और तब के टाइम में डिफरेंसेस, उसकी वजह से सारी चीज़ें। चलो फिलहाल आप, हाँ बेटा, एडी करंट भी उड़ा दिए है वहाँ पे डिलीटेड, खाली डिलीट हो रहा है, मतलब जो चलिए
डिटेल आपको पास टाइम रहता है, आप लोग यार एक सर्च करके जो डिलीटेड है, जो रिमेनिंग है, सर्च करके एक ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ठीक, डाल दिया जाएगा। चलिए कोई नहीं, तो लिखिएगा नेक्स्ट ट्रांसफार्मर। हेडिंग कर लो बेटा ट्रांसफार्मर। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी हटा दी गई बेटा जो दूसरे से रिलेटेड हैं, वहाँ से डायरेक्ट तो उस पर नहीं बनेगा, बट यह है जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं फिर वहाँ पे आपके यूज़ में आती हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, डिलीट कर दी गई हैं, ठीक। चलिए लिखे ट्रांसफार्मर। क्या होता है बेटा, पहला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर AC सप्लाई, DC सप्लाई, बोथ, नन। कितने लोग कह रहे हैं ओनली AC, कितने कह रहे हैं बोथ, AC एंड DC बोथ। अच्छा DC के लिए क्यों नहीं करते हैं? डायरेक्ट करंट नहीं होता। नहीं होता क्यों नहीं है ना, जैसे हम लोग के पास 2 हाथ 2 पैर ही है, 4 क्यों नहीं है, होना चाहिए था ना। तो वो DC के लिए हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? कितने लोग बताएंगे, हाथ उठाओ। ट्रांसफार्मर इज ओनली यूज फॉर AC सप्लाई, नॉट फॉर DC। रीजन 5, ट्रांसफार्मर का यूज़ केवल AC के लिए करते हैं, DC के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं या क्यों नहीं कर सकते हैं? करते नहीं या कर ही नहीं सकते हैं। जैसे 2 चीज़ें होती हैं, करते नहीं या कर ही नहीं सकते हैं। तो क्या करते नहीं या कर नहीं सकते? कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ जी जी, क्यों नहीं कर सकते हैं, वही पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट होगा तो क्यों नहीं कर सकते? अच्छा बेटा मतलब अब इस हिंदी में पर्याप्त मात्रा में रीजन नहीं है जी। जी हम वैसे लो वोल्टेज या वोल्टेज बचाने के लिए ही सही से हम दे ले जाए, इसके लिए हम उसका ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्ट वाले के लिए करेंगे तो डायरेक्ट में ज़्यादा से कम दे सकते हैं, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, हटाया जा सकता है। वो तो अगर हम ज़्यादा देंगे तो घटेगा। वो डायरेक्ट जैसे पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है उस तरह डायरेक्ट वाला काम करेगा, हाई टू लो की तरफ जाएगा। लेकिन जो अल्टरनेटिव वाला रहता है वो वाला सब्जी दूसरे मॉडल से जाता है, वो कम रहेगा तो उसको बढ़ा के भी भेज सकता है और ज़्यादा रहेगा तो उसको घटा के भी भेज सकता है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर से हम AC या DC को हम लो कर सकते हैं, हाई नहीं कर सकते हैं, आप ये कह रहे हो ना सर जी? कहीं भी जो DC होता है वो हाई टू लो जाएगा। नहीं, जाने के लिए तो हर चाहे AC हो चाहे DC हमेशा हाई टू लो ही, लो से टू हाई भी जाता है करंटली, हमेशा हाई टू लो ही जाएगा, वो तो बात अलग है। बैठिए बेटा, ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, क्या म्यूचुअल इंडक्शन। एंड म्यूचुअल इंडक्शन आपका क्या होता है, इक्वल टू माना d∅/dt, यानी कि जो इंड्यूस EMF डेवलप होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। और जब हम लोग DC सप्लाई देंगे तो फ्लक्स तो इंड्यूस होगा बट वो चेंज नहीं होगा, और जब तक फ्लक्स में चेंजेस नहीं होंगी, ठीक, तब तक क्या इंड्यूस EMF डेवलप नहीं होगा। इसलिए आपका वो DC के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर डज नॉट यूज फॉर DC सप्लाई ड्यू टू इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या म्यूचुअल इंडक्शन एंड इन केस ऑफ DC सप्लाई, ठीक है, फ्लक्स डज नॉट चेंजेस, फ्लक्स इंड्यूस होगा बट वो चेंज नहीं होगा, फ्लक्स डज नॉट चेंजेस, सो इंड्यूस EMF विल बी 0। जब तक हम लोग का प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स में चेंज नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे करंट का क्या, यानी सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस EMF का डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए आप DC के लिए यूज़ नहीं करते हो। आप ये नहीं कहोगे कांस्टेंट रहता है इसलिए नहीं करते हैं, ठीक, इसलिए क्योंकि उसकी वजह से हमारा इंडक्शन नहीं हो सकता है। और इंडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अब आप कहोगे क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए इंडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको DC के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। इसी वजह से आपने देखते होंगे DC सप्लाई का ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जिस वोल्टेज पे आप प्रोड्यूस करेंगे, जितने वोल्ट पे उतने ही वोल्ट पे उसका ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, और उतने ही वोल्ट पे ट्रांसमिशन करेंगे तो एनर्जी लॉस की वैल्यू, अगर लो वोल्टेज, जैसे आपने मान लो बैटरी ले तो बैटरी कितने वोल्ट की आती है बेटा?
अपने यहाँ जो बैटरी आती है वो कितने वोल्ट की आती है? 12 अरे बैटरी 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी अपने यहाँ जो मार्केट में अवेलेबल है, मैक्सिमम 12 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल होती है। ठीक, अब 12 वोल्ट के प्रोडक्शन को अगर आप ट्रांसमिट करना चाहेंगे तो एनर्जी लॉस यहाँ से पता रोडवेज जाते जाते वैसे वोल्टेज लॉस हो जाएगा पूरा। ठीक, तो ट्रांसमिशन इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस पर डीसी का नहीं किया जाता है। जब भी ट्रांसमिशन करना होता है हम क्या करते हैं, इस पे हाई वोल्टेज पे किया जाता है। ऐसा नहीं जो पावर स्टेशन से आपके शहर के मेन पावर स्टेशन तक जो आपका है वहाँ तक जो आती है सब सप्लाई, ठीक है, वो किस पे आती है? 440 में मिलता है हमको, घर पे आती है। कितने वोल्ट पे सप्लाई आती है बेटा? जो बड़े वाले पोल्स आपने देखा होगा कभी आते जाते रास्ते में, ठीक, बहुत बड़े बड़े पोल होते हैं ना, वो 11 वो कितने हजार वोल्ट का होता है? कितने हजार वोल्ट का होता है? कितने हजार वोल्ट होता है? अरे 33,000 वोल्ट होता है सर। 33, हाँ बड़का वाला 33,000 वोल्ट होता गाँव है। में ट्रांसफार्मर का तो 11,000 जो आपके गांव के ट्रांसफार्मर तक सप्लाई देता है वो 11,000 वोल्ट पे होता है। वही हम भी होता है। ठीक, और फिर आपके ट्रांसफार्मर से आपके घर को जो सप्लाई दी जाती है वो फिर 220 वोल्ट में कन्वर्ट की जाती है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जब ट्रांसमिशन करना होता है तो 33,000 वोल्ट पे किया जाता है वितरण। मतलब जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन से आपके शहर के पावर हाउस का जो सप्लाई आती है वो कितने में आती है? 33,000 वोल्ट पे। फिर आपके शहर का जो मेन पावर स्टेशन होता है वो उसे रिड्यूस करता है कितने तक? 11,000 वोल्ट तक। अब वो 11,000 वोल्ट सप्लाई फिर आपके नियरेस्ट ट्रांसफार्मर तक आता है। जो आपके घर के नियरेस्ट ट्रांसफार्मर है वहाँ तक 11,000 वोल्ट की सप्लाई आती है। फिर वो 11,000 वोल्ट को जो ट्रांसफार्मर आपके घर के पास में लगा है वो रिड्यूस करता है किसमें? 220 में, फिर आपके घर को सप्लाई देता है। ठीक, तो ये सिचुएशन होता है। और जब हमें अप करना होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब डाउन करना होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो लिख लीजिएगा ट्रांसफार्मर। सर जी, एक तार यहाँ से वहाँ तक लेके जाने में एसी करंट अगर वहाँ पर टच करेंगे तो वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी? कुछ नहीं फर्क। कोई भी चीज़ अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा लॉस होती है। लॉस होगी तो वहाँ पे वोल्टेज क्या होता है? स्लाइटली रिड्यूस होता है। इसलिए आपने अगर सुना होगा गाँव में या यहीं पे कि आपके घर के ट्रांसफार्मर से अगर दूरी बहुत ज़्यादा है, ठीक, तो कहते हैं ना वो उनके घर के बगल और जो उनका ट्रांसफार्मर के बगल वाला घर उसके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आता है, हमारे यहाँ थोड़ा घट जाता है। ठीक, तो घटने का मतलब रीज़न वही होता है क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जाओगे उससे वैसे वैसे और लोग भी तो सप्लाई लिए हैं। अरे आप छोड़ दो, दूसरे घर को छोड़ दो, आप अपने घर में कोई हैवी लोड का कोई चीज़ ऑन करते हो तो एक टाइम के लिए क्या करता है? वोल्टेज डिम हो जाता है, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए जब जिस टाइम पे कंजप्शन ज़्यादा होती है लाइट की उस समय आपके यहाँ का एरिया में वोल्टेज क्या आता है? कम आता है। जबकि ट्रांसफार्मर तो उतना ही दे रहा है ना भाई, जो स्टेप अप स्टेप डाउन जितने पर उसकी सेटिंग हो तो वोल्टेज उतना ही दे रहा है। बट जब कंजप्शन का टाइम ज़्यादा होता है तो उस केस में वोल्टेज क्या आता है आपके यहाँ? कहते हैं हमारे एरिया में वोल्टेज घट गया क्योंकि बहुत लोगों ने कनेक्शन ले लिया। ठीक, तो कंडीशन वही होता है। हम लोग छोटे छोटे हुआ करते बेटा, तो गांव पे बहुत छोटे थे, लाइट लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा रोशनी देती थी, ठीक है, और पंखे उनके तो ठीक। और आप क्या कंडीशन है, हमें लगता है कि वो धीरे धीरे क्योंकि लिमिटेड लोग 3-4 लोग यहाँ पूरी लाइट लगी थी गांव में। और जो उस समय में 5 kV का क्या ट्रांसफार्मर लगा था, अब जितना मर्जी तब कोई चोरी नहीं करता था। ये भी था तो लोग चोरियाँ नहीं करते। चोरी तो 4 से 10 सालों में लोग सीख लिए हैं ना, मोटर चलाना, ये करना वो करना। हाँ ठीक, तो हम लोग उतना खेती भी नहीं करते। नहीं, खेती तो करते थे बट इस तरह से नहीं करते थे। तब तो सभी जानते। चलो देखो, हो गया बेटा, लिखो ट्रांसफार्मर। इट इज ए डिवाइस which is used to क्या इंक्रीज और डिक्रीज, उसे कहते हैं रेज और डाउन, जो भी कह लो, इंक्रीज और डिक्रीज द AC वोल्टेज इन द सर्किट। AC अंडरलाइन कर लेना बेटा, केवल AC के लिए कर सकते हैं।
AC voltage in the circuit by म्यूचुअल इंडक्शन, कलर पेन से यूज लिख लीजिए या तो अंडरलाइन कर लीजिए, बाई म्यूचुअल इंडक्शन। दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं इस स्टेटमेंट पे, एक किसके लिए यूज करते हैं तो AC के लिए ओनली, दूसरा क्या काम करता है तो आप म्यूचुअल इंडक्शन पे, किस पे म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एक कॉइल में आप चेंज करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में, प्राइमरी में हम लोग चेंज करते हैं, सेकेंडरी में क्या होता है इंड्यूस EMF आपका डेवलप होता है। ठीक, आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, ट्रांसफार्मर कॉन्सिस्ट ऑफ टू coils बाउंड ऑन टू कॉइल्स, दो कॉइल आपके होते बेटा, बाउंड ऑन सेम कोर, बाउंड्स ऑन सेम कोर, बाउंड्स ऑन सेम कोर। ठीक है, जो बाउंडिंग होती है वो सेम कोर पे उनको लपेटा जाता है। अभी आप डायग्राम बना दिया जाए। ठीक, बाउंड्स ऑन द सेम कोर लिखिएगा। द अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा करंट बेटा, अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द, प्राइमरी से पास करेंगे सेकेंडरी से बेटा, इनपुट हमेशा प्राइमरी में दिया जाता है। ठीक, पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल, ठीक है, क्रिएट ए continuously changing flux, creates a continuously changing flux through the secondary coil. This changing flux induces an alternating EMF in the secondary, ठीक। अब देखो बेटा AC हम लोग इनपुट कहाँ से दे रहे हैं, प्राइमरी से, और आउटपुट कहाँ से मिलेगा आपको, सेकेंडरी से। डायग्राम थोड़ा सा बना लीजिएगा। आप सुंदर बना पाइए तो बना लीजिएगा, हमें जो समझाना है बना के दें।
ये लेमिनेटेड शीट होती है बेटा, लेमिनेटेड शीट होती है। आयरन कोर बना होता है, कोर जो होते हैं आयरन कोर होता है। एक पे हम लोग एसी इनपुट देते हैं बेटा। एसी क्या देंगे? इनपुट देते। जो इनपुट हमारा होता है क्या होता है? एसी होते हैं, इसको प्राइमरी कॉइल कहेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसे एनपी से दिखाएंगे। दूसरा वाला जो होता है इसे सेकेंडरी, यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट यहाँ से आपको अपडेट होगा। ये सेकेंडरी कॉइल होता है, इसे एनएस से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एनएस से आप रिप्रेजेंट करोगे सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एनएस और ये प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स पे एनपी से हम लोग डिनोट करते हैं। आयरन की कोर से जो शीट्स होती हैं और मटेरियल जो होता है वो आयरन का हमारा बनाया जाता है, ठीक। दिखा दीजिए। बन गया जी सर। हम देख पहला तो पॉइंट आगे पे लिखा है जो आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर एसी के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक। लिख लीजिए पॉइंट कर, बन गया बेटा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा स्टेप अप होगा या डाउन होगा, इसका जो सिंबलाइजेशन आपका होता है बेटा, ट्रांसफार्मर के जो सिंबल बनाते हैं ऐसे बना लेते हैं। ये इनपुट एसी हो गया और यहाँ से आपका आउटपुट जो है, ये आउटपुट भी जो मिलेगा वो एसी ही मिलेगा, डीसी नहीं होगा बेटा। आउटपुट भी क्या होगा आपका? एसी होगा, तो उसको डीसी मत नहीं डालिएगा, ठीक। जो आउटपुट होगा वो भी हमारा क्या होगा? एसी रहता है, डीसी नहीं होता है। हाँ तो बस 2 मिनट वही उसका बात तक पहुँच जाएंगे। अच्छा मांग रहे हैं ओके बेटा। तो ले लीजिए, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर कैसे कल बता दिया जाएगा। लिखिएगा ट्रांसफार्मर वर्क ऑन एसी ओनली, वर्क ऑन एसी ओनली, नेवर ऑन डीसी। नेवर ऑन डीसी। हाँ, कभी भी डीसी के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते बेटा, ठीक। लिखिएगा सेकेंड पॉइंट, इट कैन इंक्रीजेस, जो हम लोग डिफिनीशन में लिखते हैं वही पॉइंट्स हैं दोनों। इट कैन इंक्रीजेज और डिक्रीजेस, इट कैन इंक्रीजेज और डिक्रीजेस वोल्टेज और करंट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीजेज वोल्टेज और करंट, इंक्रीज और डिक्रीजेज वोल्टेज और करंट, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। पॉइंट समझ लीजिएगा, दोनों साथ साथ नहीं इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, एक घटेगा बेटा दूसरा घटेगा, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। दैट इज फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर पावर बिल रिमेंस सेम। लेकिन ये आइडियल के लिए केवल होता है बेटा, पावर बिल रिमेंस सेम का मतलब जो इनपुट पावर आप देंगे उतना ही क्या होगा आपको आउटपुट मिलेगा। इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है जब हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज अप या डाउन करते हैं। रीजन क्या होता है आप देखते होंगे, ट्रांसफार्मर के बगल से आप गुजरिए और सप्लाई आ रही है, उसमें साउंड सुनाई पड़ता है, उसी को हमिंग साउंड कह देते हैं। ट्रांसफार्मर के एक छठ मत खड़े होना, पता लगा कि साफ लग गया, आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट में खड़े हो गए जब वहाँ और साउंड नहीं हुई है
ठीक है, आप सुनिए। तो उस केस में एक हमिंग साउंड सुनाई पड़ता है, जी सर। और एनर्जी अगर बच्चा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही होगी ना। जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, तो इसका मतलब हम जब बोल रहे हैं तो एनर्जी लॉस हो रही कि नहीं जी? हो रही है, ऐसा नहीं खाली बगल कर रहे हैं ऐसे ही निकल जा रहा है ना। तो उस केस में एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो ऐसे ही वहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी लॉस हो रही है। दूसरी चीज़ ये हीटिंग होती है। भाई ट्रांसफार्मर जलता क्यों है, जब ओवर हीट हो जाता है तो हीटिंग हो रही है, तो हीट के फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही है। तो ये डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं। उस लॉस की वजह से आउटपुट पावर प्रैक्टिकली जो होता है वो लेस देन इनपुट होता है। बट जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेते हैं तो पावर जो इनपुट और आउटपुट बराबर लिया जाता है, तो P इक्वल टू VI होगा। अगर VI होगा, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो रेशियो में करंट क्या करेगा आपका, घट जाएगा। जब वोल्टेज की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू उसके रेशियो में क्या करेगा आपका, डिक्रीज कर जाता है। हो जाएगा, आगे लिख लीजिएगा। नहीं बेटा, ट्रांसफार्मर का अलग रोल है जनरेटर का। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वोल्टेज को हटाता है या बढ़ाता है। मतलब इसमें हम जनरेट नहीं कर सकते हैं, उसी को बदल सकते हैं, हटा या बढ़ा सकते हैं। और जनरेटर क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल में वो कन्वर्ट कर रहा है। मतलब वो बिजली को उत्पन्न करने के लिए इसको दिन दिन कह लो यूज़ होता है, और ये बिजली के क्या वोल्टेज को हटाने और बढ़ाने में यूज़ होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, आगे लिख लीजिए बेटा। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन इफेक्टिव प्रभावी जिसे कहते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इनफाइनाइट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इनफाइनाइट। हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज इनफाइनाइट। अब इतना कर लीजिए, कल इसका एप्लीकेशन वगैरह होते हैं सर, आ गए हैं। ठीक, आप